So anybody can start off. Or I'll just start. Yeah. So the first question I would like to ask from सूरज भैया. जैसा भैया ने बताया कि इन्होंने MNIT इलाहाबाद से इंजीनियरिंग की थी, and then you also got a job. So where did this idea came from कि मुझे UPSC के लिए पढ़ना है? And then what was your stance towards UPSC? और कॉलेजेस मतलब ड्यूरिंग कॉलेज भी आपका क्या मतलब इनिशिएटिव था UPSC को लेकर, और आप उसके मतलब लिए क्या क्या कर रहे थे? कॉलेज में मैं थोड़ा मतलब एंटी सूरज टाइप पर्सनालिटी थी, मैं ऐसी नहीं थी, थोड़ा पढ़ाई पे बहुत भरोसा नहीं करते थे. बट आई ऑलवेज हैड दिस इन माइंड दैट क्रिएटिविटी and decisiveness, these two things are needed anywhere. Even you want to be a civil servant, you want to be a professor, or even a criminal or a politician, creativity and decisiveness, these are two universal values, and they are almost mandatory for success in this cutthroat era, right? So जैसे आप लोग कॉलेज में हैं, अधिकतर लोग आई थिंक 50% people are in the college, right? 4-5 from BU. तो आर्ट साइड के कॉलेजेस का जो एनवायरनमेंट है तो आकाश अच्छे से बताएगा. इंजीनियरिंग कॉलेजेस में ऐसा था, मतलब नौकरी की चाह थी, UPSC उतना कोई फोकस नहीं था, नौकरी लग गई. What happened that if you are not in a job which is up to your potential, then it's bound to happen that after some time either you will feel frustrated or you will suppress yourself. तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप उस लेवल की नौकरी, काम या कुछ भी करने लगे जो आपके पोटेंशियल से मैच करता हो, नहीं तो एक लाइफ लॉन्ग फ्रस्ट्रेशन रहेगा. और ये एडमिनिस्ट्रेशन में सर हैं और सर देखने को मिलता हो, जैसे कोई चपरासी है बहुत तेज दिमाग का है, वो खुद के लिए तो कष्ट बना ही रहता है, पूरे डिपार्टमेंट के लिए कष्ट रहता है. Because what happens is it's like boxing. If you are a heavyweight boxer and you are fighting in a lightweight ring, तो तुम सबके लिए परेशानी हो, है ना? तो अपना पोटेंशियल जज करें इस प्रोग्राम में. अभी और भी वेरिएबल्स हैं जिनके थ्रू आप जज कर सकते हैं, और उसके अकॉर्डिंग अपना एक गोल डिफाइन करके अपना काम स्टार्ट करें. पेप्सिको में जब मैं, जिसको एक हिंदी में टर्म में हट जाना, परेशान हो गया, मतलब साल में हमने 3 छुट्टियाँ ली थी, 362 डेज वर्क. तो तब मैंने सोचा कि भाई इतनी मेहनत UPSC के लिए कर देंगे तो सेलेक्ट हो जाएंगे. तो दैट वाज द ओनली रीजन. और आई मीन रेस्ट ऑफ द रीजंस आर कॉमन. पत्ती है जो रही नहीं. So this is as simple as that. I mean we should not make things very complex, right? तो मेरे हिसाब से आपका अभी जो अगले 1 घंटे 1.5 घंटे में पर्सपेक्टिव होना चाहिए कि आपका पोटेंशियल किस लेवल का है, आपने जो गोल बनाया है वो सही है या नहीं, और अगर आप अपने गोल के लिए कन्विंस हैं तो उसको परस्यू करने का सबसे बेस्ट और ऑप्टिमम तरीका क्या है, ये आपका गोल होना चाहिए. उसमें हम सब लोग आपको फैसिलिटेट करेंगे, राइट? थैंक यू. So whatever सूरज भैया said, अगर उसमें किसी को कुछ क्वेरी है तो आप पूछ सकते हैं मेरे को. एक पोटेंशियल कैसे जज करें? बहुत डिफिकल्ट होता है कि मैं क्या कर सकता हूँ, करना चाहिए नहीं करना चाहिए, सेल्फ डाउट आता है. सिविल सर्विसेज या बिजनेस या स्टार्टअप में क्या करना है, हाउ टू जज दैट पोटेंशियल. Actually, my hello. I want to know the format of UPSC pre. What is the format? I mean, which kinds of question? It's very basic question. I mean, if somebody has to start from zero, means he don't know, he had never given UPSC.
and somebody start from zero, which level, I mean, where he should focus more for pre and then means that is secondary. For the first step, where he have to focus. You have to know that. For prelims particularly, see, as per the last 3-4 year trend, I am audible to you. As per last 3-4 year trend, Actually regarding why we can have वन ऑफ कर देना है तो बोलेंगे एक्चुअली रिगार्डिंग वीडियो रिगार्डिंग भाई बोलेंगे थोड़ा सा ही आवाज तो लास्ट 3-4 साल से क्या है कि प्री मेंस इंटरव्यू के बीच में कोई क्लियर कट डिस्टिंक्शन नहीं है इन टर्म्स ऑफ नॉलेज एंड प्रिपरेशन। जैसे वो आर्मी में इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड की बात चल रही, वैसे ये भी एक इंटीग्रेटेड प्रिपरेशन टाइप है। अगर आप जीरो पे स्टार्ट करना चाहते हैं तो जीरो जैसा एक्चुअली कुछ होता नहीं है। देयर आर 2 सेट्स ऑफ स्ट्रेंथ विच यू शुड, पहला नॉलेज एंड दूसरा एटीट्यूड। हो सकता है आपका नॉलेज जीरो हो बट आपका एटीट्यूड सिविल सर्विस के लिए बहुत अच्छा हो, या वाइस वर्सा पॉसिबल। प्रीलिम्स के लिए जो बेसिक 5 या 7 बुक्स हैं वो आप पढ़ें। अगर उनको पढ़ने में भी आपको ऐसा लगता है कि आप बहुत अच्छे से नहीं समझ पा रहे हैं या रिटेंशन नहीं है तो फिर आप एनसीईआरटी पढ़ें। एनसीईआरटी में भी वेरियस ग्रेड्स हैं। अगर आपका बेसिक अच्छा है तो आप डायरेक्ट 11th 12th की एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं। उसमें भी आपको फ्रिक्शन फील हो रहा है तो आप 9th 10th की पढ़ें पहले। उसमें भी अगर फ्रिक्शन फील हो रहा है तो 6th 7th 8th की पढ़ें, राइट। तो मेरे हिसाब से मैंने आप प्रश्न का जवाब दे दिया। जब मैं प्रिपरेशन कर रहा था तब इस साल मैंने स्टार्ट किया 2016 में, तो सब कुछ मतलब वो वीडियोस देख के स्टार्टअप कर दिया, सब कुछ सबको समझ लिया कि क्या करना है, क्या सही है क्या नहीं, सब अपना सही ट्रैक पे चल रहा था। तो जो प्रॉब्लम फेस ये कर रहे थे कि डेली करंट अफेयर्स पढ़ने इनसाइड इंडिया से, या मैं सेल्फ स्टडी कर रहा था। डेली इनसाइड पढ़ने, डीएनएस के आपको आर्टिकल्स पढ़ने हैं, उसके बाद में आपको लक्ष्मीकांत के लिए क्वालिटी और वो जो भी सब्जेक्ट्स हैं सब चल रहे हैं एकदम। लेकिन एक टाइम पे आके ऐसा लग रहा था कि इतना सारा करके उसे रिकलेक्ट करना, और टेस्ट सीरीज नो डाउट हेल्प कर रही थी, लेकिन कहीं ना कहीं रिटेंशन में बड़ी दिक्कत आ रही थी। कहीं ना कहीं वो प्रॉब्लम फेस कर रहे थे कि इतना पढ़ते हैं एट दी एंड ऑफ द डे कि 7-7 10-10 घंटे हो जाते थे। उसके बाद में पढ़ते पढ़ते लगता था कि ये रिटेंशन तो हो नहीं पा रहा है, मतलब कहीं ना कहीं वो लिंक टूट जा रहा था पीछे से अगले का। पढ़ते चले जा रहे हैं। और दूसरा इसमें प्रॉब्लम आ रही थी कि मैं तो सिविल इंजीनियरिंग ग्रेजुएट हूँ, उसी में पोस्ट ग्रेजुएट भी हूँ, तो वो मेरे को बहुत कंफ्यूजिंग करता था कि लोग कहते थे कि सिविल इंजीनियरिंग से मत करो क्योंकि बहुत 12 सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे आपको ऑप्शनल के लिए, क्योंकि इंजीनियरिंग में होता है, और अगर आप वैसे पढ़ रहे हो तो एक सब्जेक्ट है उसी को। लेकिन जब मैंने सिलेबस देखा तो मुझे लगता था कि यार वो भी पोस्ट ग्रेजुएट लेवल का आता है। अगर आप ज्योग्राफी भी देखो या जो मैंने असेस किया, मैं नहीं कहता शायद ग्रेजुएशन किया जाता होगा, तो सिलेबस में लिखा है कि इट शुड बी ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट लेवल। तो वहाँ भी बड़ी कंफ्यूजन रही। आधे साल तक मैं सिविल इंजीनियरिंग करता रहा, लेकिन फिर एक टाइम आया अब तो बहुत मुश्किल हो जाएगा क्योंकि मेंस को लेके चल रहे हैं। तो ये बड़ी कंफ्यूजन सी है कि उसको उस लिंक को बरकरार कैसे रखें, उसको रिटेंशन कैसे रखें। और बीइंग इंजीनियरिंग ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट ये बहुत ही कंफ्यूजिंग वाली बात हो जा रही थी कि सिविल इंजीनियरिंग को हटाएं या पवेड और सोशियोलॉजी जो ऑल टाइम फेवरेट है उसको पकड़ें, क्योंकि वो भी मेरे ख्याल से जिसने किसी ने ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन करी है, क्या उसको उसके बराबर कॉपअप कर पाना मतलब हमारे लिए पॉसिबल है। और हमारे इंटरव्यूज़ में एक मेरे दोस्त का डिस्कशन हो रहा था, वो कह रहा था आप इंटरव्यू में आपसे यही उनका फोकस रहेगा, आप ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन किससे हैं तो उससे क्वेश्चन रहेंगे, बट अगर आप छोड़ देते हैं अपनी ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट तो आपका टेस्ट तो यूज हो ही जाता है। ये 2-3 चीज़ों से बहुत प्रॉब्लम हुई साल, मतलब आते आते प्रॉब्लम हो रही, कोशिश कर रहे हैं, प्रॉब्लम हो रही है। कहीं ना कहीं वो प्रीलिम्स में भी नहीं हुआ है, मतलब होना चाहिए था लेकिन प्रीलिम्स में भी नहीं हुआ। बेसिकली हमें लग रहा है कि आपके मन में ये डायलेमा है कि हम सिविल इंजीनियरिंग ले या कोई सब्जेक्ट ले। तो मैं आपको बड़ा फ्रैंक ओपिनियन देना चाहता हूँ कि कोई भी सब्जेक्ट जिससे सिविल सर्विसेज क्रैक हो जाए वो लीजिए। डोंट गो बाय इमोशंस कि हमने इतनी ज़िंदगी इंजीनियरिंग पढ़ी है। बहुत सारे इंजीनियरिंग के लड़के हैं जो आर्ट से आते हैं, बहुत सारे इंजीनियरिंग के लड़के हैं जो अपना मैथ लेकर के आते हैं। तो ऐसा नहीं है। मैं एग्जाम्पल अपना खुद देता हूँ। मैंने पाली लिटरेचर किया, पाली लिटरेचर का आपने कभी नहीं पढ़ा, तो
ऐसा नहीं है, मुझे ये लोगों ने बताया कि भाई पाली में ना नंबर अच्छे आ जाएंगे, तो मेरे को इससे फर्क नहीं पड़ता कि पाली हमने जिंदगी में कभी पढ़ी कि नहीं पढ़ी, हमारा टारगेट है वहां पहुंचना। अगर लोग कहते हैं कि जी मतलब आप पाली पढ़ के जा सकते हैं, हम पाली पढ़ के जाएंगे, संस्कृत पढ़ के जा सकते हैं। पाली जैसा सब्जेक्ट ना कभी बीए में कहीं होता ही नहीं, बीए वगैरह में कोई नहीं पढ़ा। और पाली से सारे लड़के मेरे बैच में आप देखें, श्रीमन शुक्ला और ये अश्विनी मुदल, बहुत सारे भरे पड़े हैं, अरविंद अग्रवाल 9th रैंकर, सारे पाली के थे। मैं भी पाली से था। 15 दिन में मेरा पाली तैयार हो जाता था। उस समय हमारे पीरियड में 2 मेंस के 2 सब्जेक्ट होते थे और मेरा पूरा मेंस पाली का 15 दिन में 335 से कम नंबर आने की मतलब गारंटी होती थी, जो उससे कम आएगा ही। और एक हिस्ट्री मेरा चलिए वो था एक इंटरेस्टेड सब्जेक्ट में, तो वो रखा। तो ऐसा नहीं है कि आप सिविल इंजीनियरिंग से आपने पीजी किया है तो आप उससे बंधे रहिए। प्लीज आप अपना टारगेट अचीवमेंट को ध्यान में रखिए, किसी भी सब्जेक्ट से बंधे रहना ठीक नहीं है। अगर आप ज्योग्राफी के हैं, ज्योग्राफी में आपके अच्छे मार्क्स नहीं आ रहे हैं, देन आपको सोचने की जरूरत है, सब्जेक्ट बदलने की जरूरत है। होता क्या है, लिखने का ढंग, जो इन्होंने बोला क्रिएटिविटी, ये एक ऐसा वर्ड है ना जिसको आप बिल्कुल मूल मंत्र समझ के स्पेशली यूपीएससी सिविल सर्विसेज में रख लीजिए। जिस बच्चे के अंदर क्रिएटिविटी नहीं होगी और जो बच्चा केवल किताबी बात लेके आ जाएगा, उसको मार्क्स बिल्कुल नहीं मिलेगा। और ये चीजें हम लोगों ने आर्ट्स के सब्जेक्ट में ज्यादातर देखा है कि हिस्ट्री, अगर जैसे मैं यूपी से आया था, यूपी पीसीएस में क्या था, बिल्कुल जो इतिहास की केसी श्रीवास्तव हूबहू आपने उतार दिया, नीलकंठ शास्त्री उतार दिया, तो आपको भयंकर नंबर, मतलब उनकी, लेकिन आई गॉट 82% मार्क्स इन पीसीएस, यूपी पीसीएस। तो वहां पे क्या होता था कि आप किताबी ज्ञान लिखते थे, यहाँ पे उससे नंबर मिलता ही नहीं। अगर आप पूरी किताब उठा के रट के छाप के आ जाइए यूपीएससी में, मतलब आपको 40-45% नंबर देंगे। तो बड़ा अजीब सा लगता था, यार ये कैसे पूरा छाप दिया, पूरा रट्टा मारा था। और एक एग्जाम्पल और देना चाहूंगा, एक बार मेरे समय में आया था अर्बनाइजेशन एंड इट्स पॉजिटिव एंड नेगेटिव दिस एस्पेक्ट्स। इट्स प्योरली ज्योग्राफी का सब्जेक्ट है। ज्योग्राफी से मुझे भयंकर एलर्जी है, मतलब आई हेट ज्योग्राफी सब्जेक्ट। तो इसका ऐसा नहीं है कि हम ज्योग्राफी वालों से हेट करते हैं, हर आदमी के अपने अपने सब्जेक्ट के प्रति होती है। पर जब ऐसे में आया था 200 मार्क्स का, हम लोग के जमाने में ऐसे होता था, अब तो 250 हो गया, तो उसमें मैंने नगरीकरण विषय पे निबंध लिखा और सारे ज्योग्राफी वाले लिख के आए। सारे ज्योग्राफी वाले जो मेरे फ्रेंड सर्किल में थे, ऐसा नहीं कि सारे बुरे थे, बड़े धुरंधर जो इंटरव्यू दिए हुए थे, सिलेक्टेड बंदे थे, उनके 100 से कम आए और मेरे 140 मार्क्स। क्योंकि मुझे ज्योग्राफी आती नहीं थी, मुझे नगरीकरण की किताब मैंने पढ़ी नहीं थी, तो मैंने जो सोचा, मैंने नगरीकरण अर्बनाइजेशन के बारे में जो देखा, दिल्ली में जैसे मैं कहता हूँ कि भाई उसका पॉजिटिव एस्पेक्ट है कि यहाँ पे जातिवादी बंधन टूट जाते हैं, कोई जातिवाद नहीं होता। दिल्ली में कोई नहीं पूछता आप किस जाति के हैं, जो एक सामाजिक ताना बाना है उसमें छिंजे जाते हैं। यहाँ पे बिजली चली जाए तो भी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन हो जाएगा, क्योंकि और कहीं नहीं होता, मतलब बहुत तरह की। तो जो मेरे अंदर क्रिएटिविटी थी, उस चीज को मैंने लिखा। यूपीएससी के जितने जानना है, इनको ना जब कोई चीज अलग लगती है कि यार 10 बच्चों में ना ये बच्चा कुछ अलग है, कुछ हट के, सेम थिंग हैपेंस विद द इंटरव्यू बोर्ड। इंटरव्यू बोर्ड को जैसे आप लोग लेते रहते हैं, 50 बंदे रोज आ रहे हैं, वो तो आदत है, एक आएगा जाएगा। लेकिन अगर कोई बंदा आकर के ना कुछ अलग सा दिखा, उसके अंदर कॉन्फिडेंस लेवल या उसका जो भी एक सेल्फ कॉन्फिडेंस का लेवल है और उसका जो तेज है, तेज सर का नाम भी है वैसे एक जो मस्तक से तेज निकलती है ना, जैसे नहीं कहते कि यार ये महात्मा को देख लो क्या तेज है, उस तरह के आपको कुछ न कुछ अलग होने की जरूरत है, कुछ न कुछ आपके अंदर यूनिक पर्सनालिटी की जरूरत है। तो मेरा सुझाव है, प्लीज आप किसी इमोशन से, वो कोई माई बाप रिश्तेदार नहीं है सब्जेक्ट, आप सब्जेक्ट के रिश्ते को तोड़िए और अपना टारगेट को अचीव करिए। जैसा रजनीश जी ने देने का बिल्कुल सही कहा। आदमी को सबसे पहले ये आप किसी शुरुआत में आपके अंदर क्या पोटेंशियल है, पहले अपने अंदर का पोटेंशियल देखने की जरूरत है। अब जैसे आपने सिविल इंजीनियरिंग, ऐसा नहीं कि आप सिविल इंजीनियरिंग ले करके टॉप भी कर सकते हैं, बट ये कि आपका 4 साल में सिविल इंजीनियरिंग कितनी क्लियर थी,
अगर सिविल इंजीनियरिंग अभी ले करके आप देना चाहते हैं और अभी आपको ज़्यादा उसमें समय नहीं देना है तो बहुत अच्छा है। अगर सिविल इंजीनियरिंग या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में इतनी ज़्यादा थोड़ा सिलेबस ज़्यादा रहता है और उसमें अगर ज़्यादा समय देना है, समय की बात हो जाती है, क्योंकि सब चीज़ में समय का मैनेजमेंट ही है। आप सारी इंजीनियरिंग पढ़ने में लगे रहेंगे तो और चीज़ें कब करेंगे, और चीज़ें कब करेंगे, इसलिए प्रॉब्लम आ रही है। इंजीनियरिंग से कोई प्रॉब्लम नहीं, हम लोग भी पेपर बनाने जाते हैं ये देखा जाता है कि कितना आसान से आसान पेपर बनाया जाए। आपने देखा होगा सिविल इंजीनियरिंग के पेपर कभी भी टफ नहीं आया है। इंजीनियरिंग सर्विसेज का पेपर तो टफ होता है। उसी पे आ रहा हूँ। अब पूरे ऑल ओवर इंडिया में सिविल इंजीनियरिंग को 50 बच्चे लिखते हैं पेपर और सभी में तो 2500, 3000, 5000, 10,000 लिख रहे हैं। 50 बच्चे लिखते हैं। उसका रीज़न यही है कि इतना ज़्यादा सिलेबस है, उसी सिलेबस में आप लगेंगे तो और कम चीज़ें वो करेंगे। और जितने उसी की जगह पे और अगर दूसरे सब्जेक्ट जिसमें आपका कमांड है, वही अंदर जिसमें आपकी क्रिएटिविटी है, वो अगर ले लेंगे तो उसको थोड़ा समय कम देना पड़ेगा, उस समय और कहीं दे पाएंगे। तो यही है कि जिस चीज़ में वो है, अब जैसे आप हिस्ट्री लेना चाहते हैं, अब लेकिन आपका हिस्ट्री क्लियर तो होना चाहिए। ये नहीं कि इन्होंने हिस्ट्री में किया, आपके दोस्त ने किया तो आप हिस्ट्री लेके करेंगे, आपकी किस पे ज़्यादा पता है। और इंटरव्यू में भी यही देखा जाता है कि कहीं पे भी यही देखा जाता है कि आप में क्या स्पार्क है। जो आप कह रहे थे वो केवल स्पार्क ही देखा जाता है कि आप में आपका अपना क्या है। इसी तरह जो पेपर वगैरह भी हर साल का यही होता है कि कोई रट के नहीं आ जाए। जो पिछले हर साल का ट्रेंड थोड़ा ना थोड़ा चेंज करते थे, उसका पर्पज यही है कि आप जो पिछले साल जैसा आया था वैसा अगले साल नहीं देना है कि आपने अदरवाइज रट करके चलाया है। इसलिए उस ट्रेंड को वो करने के लिए थोड़ा थोड़ा ट्रेंड भी चेंज करा। आपने देखा होगा हर साल के पेपर में थोड़ा ना थोड़ा बदलाव रहता है। पहले क्या किया करते थे, बच्चे बहुत ज़्यादा लिखा करते थे, उसको भी खत्म करने के लिए अब थोड़ा ही लिखो। आप जगह ही नहीं देंगे, क्वेश्चन पेपर है उसी में आपको आंसर देना है। वो इसीलिए किया गया कि आपको लिखना है 2 लाइन, बच्चे लिखते थे 200 लाइन, उसकी तो जरूरत नहीं है, जितने मार्क्स है उतने ही है। अब उन्होंने यूपीएससी ने इसे रिस्ट्रिक्ट कर दिया कि भाई ठीक है, तो जगह ही नहीं रहेगा, कहाँ से लिखोगे। तो सबसे बड़ी चीज़ है कि आप अपने को पहले इवेलुएट करें कि किस चीज़ में वो है। और ज़्यादातर इंजीनियरिंग मेडिकल ये लोग आते हैं वो इसीलिए छोड़ते हैं कि अगर उधर ही ज़्यादा समय लगाएंगे तो फिर और क्या करेंगे, और सब्जेक्ट के लिए क्या करेंगे। दूसरा आप रिटेंशन की बात करें। रिटेंशन नॉर्मली देखें स्टडी हुई है तो आप अगर जो पढ़ते हैं 2 घंटे बाद आप बहुत 60% भूल जाता है आपको। रिटेंशन के ज़रूरी रिविज़न किया है, रिविज़न की टेक्निक्स बनानी पड़ेगी। लाइक सपोज आप पढ़ते हैं तो लोग हैबिट तो लिखते जाते हैं कुछ सपोज हमने एक चैप्टर पढ़ा, 4-6 पॉइंट लिख लिए, तो हम जब हमने लिख लिया जब 4 घंटे बाद हम एट ए ग्लांस देखा, चीज़ें माइंड में रिवाइव हो जाती हैं, माइंड में ऑलरेडी चीज़ें होती हैं, बट एक काइंड ऑफ रिफ्लेक्शन मिलता है फेस से गेट्स रिवाइव। तो काइंड ऑफ रिविजन टेक्निक बनानी पड़ेगी। लाइक मे बी इट्स डेली रिविजन टेक्निक्स, जितना आप ऑलरेडी पढ़ें दैट इज की 1 आवर फॉर दैट कि रिविजन सब करेंगे। एक बार देख रिविजन करने में क्या जरूर पढ़ेंगे, आप नहीं पढ़ना से पढ़ना होता है कि चीज़ें और दिखती हैं, जैसा कुछ स्कैन होता है, स्कैन में चीज़ें दोबारा रिवाइज वीकली रिविजन कर सकते हैं। फिर जो आपने सिर्फ सैलरी वाले ने रिवाइज ही किया, इसलिए जो पढ़ा रिवाइज किया तो चीज़ें दोबारा रिवाइज होती हैं, फिर मंथली रिवाइज कर सकते हैं। कुछ टेक्निक बना सकते हैं जैसे माइंड मैप टेक्निक होती है, उसमें यह है कि आप ब्लॉक डायग्राम बनाते हैं। आपने पढ़ा उसका ब्लॉक डायग्राम की ए से बी से सी रहेगा। हमेशा होता है कि आप लीनियर जो स्टडी करते हैं जो ब्लॉक डायग्राम होता है हमेशा इट इज इजी टू क्लास एज ब्लॉक, तो के साथ देख सकते हैं। लीनियर में आप हर लाइन पढ़नी पड़ेगी, इसलिए की टेक्निक इजाद करनी पड़ेगी। जब पढ़ेंगे तो अपने लिए बहुत रिटेंशन पे कोई चीज़ें जैसे सर ने कहा कि नोट्स बनाना बहुत ज़रूरी है, और नोट्स शुरुआत में दिक्कत क्या होती है? नोट बनाने में शुरुआत में दिक्कत ये होती है कि मैं भी जब बनाता था कि टॉपिक बहुत छोटा सा होगा लेकिन उसका 1.5-2 पेज का नोट बन गया तो वो यूजलेस है, उसका कोई मतलब नहीं है। प्रॉब्लम क्या होती है क्योंकि शुरू में जब पढ़ रहे होते हैं हमारा टॉपिक क्लियर नहीं होता, हमें हर चीज़ लगती है ये भी इंपॉर्टेंट, ये भी लिखनी है, ये भी लिखनी है। तो एक चीज़ तो रिटेंशन आप जैसे जैसे पढ़ते हो टॉपिक बैक ऑफ द माइंड क्लियर होता जाता है तो वो प्रॉब्लम अपने आप सॉल्व होगी। दूसरा नोट टेकिंग की यहाँ तक बात है, आप जितने शॉर्ट नोट बना सकते हो, आपको लाइन लिखने की जरूरत नहीं, आपको कीवर्ड लिखने की जरूरत है। और अगर आपका टॉपिक पढ़ते समय क्लियर हुआ है तो आप जैसे ही कीवर्ड देखेंगे आपको जरूरी चीज़ें याद आ जाएंगी। हो सकता है 100% ना भी आ जाए लेकिन ठीक है, काम चल जाएगा। तो एक भी शॉर्ट नोट्स बनाया आप हर टॉपिक के। दूसरा रिटेंशन का आपने कहा टेस्ट सीरीज कर रहे हो, तो टेस्ट सीरीज मतलब क्या, प्रॉपर
3 घंटे बैठ के 20 क्वेश्चन लिखते हो, वो वाला फॉर्मेट है या कैसे आप लिखते हो? ऐसे ही जैसे प्रीलिम्स की भी करते हैं, तो उसमें जो क्वेश्चन आते थे ऑनलाइन, मैंने सेल्फ स्टडी करा था, IAS बाबा कोचिंग है, उसको ज्वाइन करा था। तो उसमें वो हर हफ्ते वो टेस्ट आते थे, जो हमें पढ़ाया गया उसको हर हफ्ते करने में टेस्ट उसको करते थे। उससे मैंने देखा थोड़ा सा मेमोराइजेशन उससे तो कुछ इम्प्रूव हुआ था। अच्छा, वो सेक्शनल टेस्ट होते थे? हाँ, वो सेक्शनल पे धीरे धीरे मंथली और फिर धीरे धीरे ब्लॉक में। मैं वही चीज़ कहने जा रहा था कि मेंस के पर्पस से भी स्पेशली, क्योंकि मेंस सिलेबस बहुत बड़ा है, रिटेंशन इज जरूरी कि आप पहले टॉपिक कार्व आउट करो कि मुझे 3 दिन 4 दिन हफ्ते भर में ये टॉपिक पढ़ना है, उसकी साइड डायमेंशन बना के आपने शॉर्ट नोट उसके बना लिए। इसके बाद उस टॉपिक के जहाँ से भी आपको क्वेश्चन मिल रहे हैं वो आप सॉल्व करो। और क्वेश्चन सॉल्व करने में इंपॉर्टेंट ये कि आप एक साथ 5-7 क्वेश्चन करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आप रिव्यू नहीं कर पाते हो। और टाइम मैनेजमेंट अगर मैनेजमेंट करके चल रहे हो, आपको जल्दी लिखना भी है, तो रिटेंशन वाली चल से नहीं आएगी। आप दिन में 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन लिखो, यूजुअली वहाँ पे 2 मिनट का टाइम होता है मेंस में, आप 15 मिनट टाइम लेके लिखो। तो उससे होगा क्या कि क्वेश्चन लिखते इसमें सबसे ज़्यादा अप्लाई होता है माइंड, कि आपने जितनी भी चीज़ें पढ़ी धीरे याद आती जाएंगी। तो आप अगर रोज एक आधा क्वेश्चन कर रहे हो उस टॉपिक का जो आपने हफ्ते भर डिसाइड किया मुझे ये पढ़ना था, और हफ्ते भर में आपने हर दिन वो क्वेश्चन करते गए, तो आपका टॉपिक भी कवर हो रहा है, क्वेश्चन के माध्यम से आप एप्लीकेशन भी सीख रहे हो और डायमेंशन जुड़ गई है सारी। रैंडमली मत करिए कि टॉपिक आप कोई पढ़ रहे हो, क्वेश्चन कोई और कर रहे हो, उससे फायदा उस तरीके से नहीं होगा। तो शॉर्ट नोट्स और क्वेश्चन वाली और 2 कोई टेंशन आसान है। एक इसी डिस्कशन का पूछना है, जैसे कि हमारा सिलेबस है पार्ट 1 पार्ट 2 तो उसमें उन्होंने डिवाइड करा हुआ है कि इसमें पॉलिटी आएगा, इसमें इकोनॉमिक्स रिलेटेड आएगा, सब में वो करंट अफेयर्स को ऐड करके रखते हैं, मतलब वही इकोनॉमी स्टैटिक और जो वो चल रहा है। तो अगर मैं नोट्स बना रहा हूँ जैसे, तो मैं ये सोचा जैसे मैंने कोई इकोनॉमी की न्यूज़ पढ़ी तो मैं उसका थोड़ा हल्का सा बैकग्राउंड लेके इस बार से मैं स्टार्ट किया, तो मैं उसको शॉर्ट नोट्स लेके लगा। तो मैं क्या इकोनॉमिक्स को एक अलग करके लेके चलो स्टार्टिंग फ्रॉम डे 1 की, ऐसे 31 जुलाई से स्टार्ट किया, 31 जुलाई को मैंने इकोनॉमिक्स की न्यूज़ पढ़ी, उसको इकोनॉमिक्स के पास में अपडेट कर दिया, उसको अलग अलग बना के चल रहा है। लेकिन अब जब आप पेपर देने जाओगे, पेपर 2 लोगे, तो वो किसी 3 सब्जेक्ट में 4 से रिलेटेड होगा, पेपर 4 अलग हो रहा होगा, फिर मेरे को रिवीजन में दिक्कत आएगी। या तो मैं उसको अलग अलग इकोनॉमिक्स का पूरा इकोनॉमिक्स इसमें न्यूज़ भी इससे ऐड है, स्टैटिक भी ऐड है, और तो उसको कैसे? हाँ, उसका जैसे 2 चीज़ें नोट मेकिंग में कि पहला तो जैसा आपने जाके आपने कोई टॉपिक पढ़ा, जैसे मैं जो कर रहा हूँ कि मेरे पास 2 बुक्स हैं, 2 कॉपीज़ हैं, 2 क्या ज़्यादा हैं, पार्ट 2 है। कहने का मतलब एक ऐसा है जहाँ पे मैं पेपर वाइज टॉपिक नोट करता हूँ कि इलेक्शन रिफॉर्म अगर आ गया तो वो मेरी अलग कॉपी है, पेपर 2 की फुल, क्योंकि पॉलिटी या ये डिसीजन नहीं है, पेपर 2 की बुक है, वहाँ पे इलेक्शन रिफॉर्म की हेडिंग बना के शॉर्ट में नोट बना लीजिए, एक वो चीज़ है। दूसरा आप जो कह रहे हो कि क्वेश्चन जब आता है वहाँ पे वो कई जगह से रिलेटेड होता है, तो उसका एक सेकंड मेरा होता है कि जिस तरह पूरे टॉपिक की डिटेल नहीं लिखता हूँ, उस पर मान लीजिए कि मैंने एनवायरमेंट सिर्फ एक डाल रखा है हेडिंग, एनवायरमेंट डिजास्टर मैनेजमेंट सारी चीज़ें, उससे रिलेटेड जितने भी फैक्ट हैं, जितनी भी इंफॉर्मेशन हो एक टाइम लिखी हुई है। वहाँ पे फायदा क्या हो रहा है कि सेग्रीगेशन नहीं है टॉपिक है बहुत ज़्यादा, उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हो सकता है कि गंगा केरल से आके जुड़ रही हो, बहुत सारी हो सकता है जो हमारी माउंटेन से आके जुड़ रही, कहीं से भी। कहने का मतलब है कि वहाँ पे एक बुक है जिसपे सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, तो जब वो पढ़ता हूँ तो एक सेग्रीगेशन जो मैंने कहा वो चीज़ नहीं रह जाती, मैं ये टॉपिक पढ़ रहा हूँ, मैं इससे बन के रह गया हूँ, ये चीज़ें नहीं है, बहुत सारी चीज़ें एक साथ मिलती जा रही हैं, तो अपने आप जुड़ने लगती हैं। कई बार ऐसा होता है कि ऊपर कोई फैक्ट लिखा हुआ है, कोई इन्फॉर्मेशन है, 3 पेज बाद दूसरी इन्फॉर्मेशन है, वो अपने आप 5 जाके लिंकअप हो जाती है। तो नोट बनाने में आप ये कर सकते हो, बाकी सबकी अपनी बहुत पर्सनलाइज स्टाइल होती है कैसे नोट बनाना है, इसका कोई एक रामबाण सोल्यूशन नहीं है ना। तो मैं ये करता हूँ कि 2 बुकलेट है, एक में बड़ा ब्रॉड टॉपिक, एक में इन्फॉर्मेशन छोटी छोटी चीज़ें, वो लिंकिंग आसानी हो जाती है, बाकी आप अपना डिवाइस कर